मंच में उपस्थित सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, मेरे सामने बैठे मेरी बहनें, मेरे मित्र, युवा, भूतपूर्व सैनिक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कलश यात्रा जो पिछले 15 से 16 दिन से गुजरात में चल रही है, इसके विषय में लीरी बहन थोड़ा समय है ना मेरे पास, 10 मिनट 15 मिनट। ये जो कलश आप देख रहे हैं, इस पवित्र माटी को मैंने और मेरे साथी कैप्टन रमेश पायलट जो गुड़गांव से हैं, 2 अक्टूबर 2022 हम रिजांगला गए थे और वहां से ये पवित्र माटी हम लाए। वो क्यों लाए? इस पवित्र माटी को 2 अक्टूबर 2022 में लाने के बाद 29 अक्टूबर 2022 को रिजांगला मेमोरियल रेवाड़ी में, गुड़गांव में, हमने इस माटी को हर प्रदेश के जो अपने अहीर समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको एक एक कलश बना के दिया था। वो इसीलिए दिया था क्योंकि हमारे देश में यादवों की वीरता की इतिहास की जानकारी लोगों को नहीं है। मैंने 40 साल फौज में नौकरी करी है, बड़े गर्व के साथ नौकरी करी है, 5 लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, चाहे श्रीलंका हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, उल्फा के खिलाफ हो या कारगिल हो, जहां पे मैं जख्मी भी हुआ था और पुरस्कार भी मिला था। मैंने देखा है कि भारतीय सेना में 15 से 16% अहीर सैनिक है। भारत वर्ष की जनसंख्या अगर 142 करोड़ है, उसमें 23 से 24 करोड़ जनसंख्या अहीरों की है। हमारे पास, अहीरों के पास, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार थे, चाहे वो विक्टोरिया क्रॉस हो, मिलिट्री क्रॉस हो या जॉर्ज क्रॉस हो, ये सब अहीरों की झोली में है। 1857 की जो गदर की लड़ाई शुरू हुई थी, मेरठ से जो विद्रोह शुरू हुआ था, उसके 3 सूत्रधार थे। एक थे राव कुलाराम यादव जो रेवाड़ी के रियासतदार थे, दूसरे उनके भाई कृष्ण गोपाल यादव थे, और तीसरे थे जो मेरठ के उस समय कोतवाल थे, धन सिंह गुर्जर। इन 3 सूत्रधारों ने जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई शुरू करी थी, उसमें 2 यादव थे, और अंग्रेजों ने इस पहले स्वतंत्रता के युद्ध को 1.5 साल के बाद सितंबर अक्टूबर 1858 को उन्होंने विद्रोह को कुचल दिया। और उस समय 6 लाख भारतीय सैनिकों का और भारत की जनसंख्या का कत्लेआम हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा बड़े ब्रीफ में बता रहा हूं कि अहीर रेजिमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता के पहले के पुरस्कार हमारे पास है। स्वतंत्रता के बाद जो वीरता पुरस्कार हैं, चाहे वो परमवीर चक्र हो, अशोक चक्र हो, कीर्ति चक्र हो, महावीर चक्र हो, वीर चक्र हो या शौर्य चक्र हो, ये सभी चक्र हम यादवों के, अहीरों की झोली में हैं। और आपको ये भी बताते हुए मुझे गर्व होता है
कि भारत में सिर्फ 2 महिलाओं को मरणोपरांत शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जो अशोक चक्र है, सिर्फ 2 महिलाओं को दिया गया है। इन 2 महिलाओं में एक महिला यादव है, कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव, जिसको 2001 के संसद के हमले में वीर गति प्राप्त हुई थी। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें 77,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और उसमें 7,500 से ज्यादा अहीर सैनिक थे। दूसरे विश्व युद्ध में तकरीबन 88,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और इसमें 11,000 से ज्यादा अहीर सैनिक थे। 1857 की लड़ाई जो मैंने आपको बताया था, अंग्रेजों ने अहीरों को बागी कौम का दर्जा दिया, जबकि हमारे अहीर भारत की स्वतंत्रता के लिए विद्रोह उन्होंने शुरू किया था। लेकिन अंग्रेजों की नजर में उनको हमारी अहीर कौम बागी नजर आ रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में भी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना बनाई, तब तकरीबन 40,000 भारतीय सैनिक ब्रिटिश आर्मी छोड़ के आजाद हिंद सेना में जुड़ गए और आजाद हिंद सेना ब्रिटिश के खिलाफ जर्मनी, इटली और जापान के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रही थी। और इन 40,000 भारतीय सैनिकों में करीब 6 से 7,000 अहीर सैनिक थे। अंग्रेजों को एक बार फिर मौका मिला कि वो अहीर कौम को बागी कौम करार करें। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई थी व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी मंशा भारत के शोषण के अलावा पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना जब उनका उद्देश्य बना, तो उन्होंने भारतवर्ष के कई इलाकों से वहां के लोकल बाशिंदों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करना शुरू किया और उन्होंने 100 साल में तकरीबन उन्होंने 8 रेजिमेंट बनाई थी। 8 रेजिमेंट, साउथ में मद्रास, बीच में मराठा, उत्तर में सिख, राजपूत, राजपूताना राइफल, पूर्व की तरफ कुमाऊं और आगे जाके गोरखा। जब अहीरों को इतना उन्होंने काम दिया था, तब अहीर रेजिमेंट अंग्रेजों ने क्यों नहीं बनाई, ये कारण था जो अभी मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने हमें बागी कौम का करार किया था। स्वतंत्रता के बाद यह प्रश्न आपके जहन में आएगा कि रेजिमेंट क्यों नहीं बने। उसका कारण था कि अहीर कौम एक पूरे देश में वीरता के लिए जानी जाती थी। जब अंग्रेजों ने कुमाऊं रेजिमेंट बनाई थी, उस समय उन्होंने 33% कुमाऊनी सैनिक, 33% अहीर सैनिक और 33% जाट सैनिक कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती किए। 1945 में उन्होंने उस रेजिमेंट को तोड़ के, जो कुमाऊनी थे 33% वो कुमाऊं रेजिमेंट में चले गए, जो जाट सैनिक थे वो जाट रेजिमेंट में चले गए, लेकिन जो अहीर सैनिक थे उनके कहीं नहीं थे, वो वापस कुमाऊं में रहे। आज भी जैसा मैंने कहा 15 से 16% जो अहीर सैनिक हैं दूसरी रेजिमेंट्स में हैं। जब यादवों का ये वीरता का, शौर्य का उनका इतिहास रहा है, तो क्या अहीर रेजिमेंट की जो हमारी मांग है ये जायज नहीं है? ये मत सोचिए कि ये जो कलश के अंदर पवित्र माटी है, ये हो सकता है बहुत से लोगों के लिए मात्र माटी हो, लेकिन हमारे लिए हमारे पूर्वजों की विरासत है, उनकी धरोहर है।
एक सैनिक होने के नाते कारगिल में और श्रीलंका में मैंने अपने शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को पाकिस्तान की गोली में अपने कंधों में उठाया है। इसीलिए मुझे पता है कि इस पवित्र माटी की कीमत क्या होती है। और रही रेजिमेंट बनेगी, उससे प्रदीप यदु का या मेरी पत्नी मंजू यदु का या लीरी बहन का ये किसी हमारा श्रेय नहीं है। ये हमारे देश के पूरे यादव जाति के मान का, आन का, शान का, सम्मान का मुद्दा है। अगर आपके नाम से आपका सरनेम हटा दिया जाए, आपका गांव हटा दिया जाए, आपका जिला हटा दिया जाए और सिर्फ आपको पहले नाम से बुलाया जाए तो आपको कौन पहचानेगा? आपकी क्या पहचान रह जाएगी? आज मेरे को जो सम्मान है ये है, ये मेरे 15-16 मेडल जो है, ये मेरा मान सम्मान है। लेकिन आज अहीर सैनिक इतनी बलिदानी के बाद भी, एक सैनिक जब शहीद होता है ना, वो इसीलिए शहीद नहीं होता क्योंकि उसको दुश्मन से नफरत है। वो इसीलिए शहीद होता है क्योंकि उसको 140 करोड़ देशवासियों से मोहब्बत है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, उसके लिए वो मात्र हिंदुस्तानी है। नाम नमक निशान, एक सैनिक का नाम उसकी रेजिमेंट का, उसकी बटालियन का, नमक इस देश का, नमक उसकी पलटन का, निशान तो कंधे में उसकी रेजिमेंट लिखी होती है। आज अहीरों के पास सिर्फ देश का नमक है, उनके कंधे में उनका नाम नहीं लिखा है। इसीलिए ये हमारे मान सम्मान का मुद्दा है। ये मत सोचिए कि ये एक सैनिक का मुद्दा है। ये देश के हर अहीर यादव, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, ये सबका मुद्दा है। क्योंकि बच्चों ने अपने बाप, अपने पिता को खोया है, बुजुर्गों ने अपना बेटा देश को निछावर किया है, हमारी बहनों ने अपनी मां का सिंदूर पोंछ के इस रजत कलश में उनके धरोहर है। एक बहन का भाई की राखी भस्म होगी, तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ किसी फौजी का मुद्दा है, ये आप सबका मुद्दा है। और ये कलश यात्रा, ये मत सोचिए कि 18 नवंबर को खत्म हो जाएगी। ये एक मुहिम है। मुझे देश के लिए क्या करना था मैं कर चुका हूं। मेरा अब जिंदगी में सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया है कि अहीर रेजिमेंट की स्थापना हो। क्योंकि हम लोग की जिंदगी कितनी है, अगले 2, 4, 5, 10 साल, लेकिन जो आने वाली नस्लें आप लोगों की आएंगी, तब वो आपसे पूछेंगे कि पापा मम्मी हमारे इतने अहीर सैनिक शहीद हुए हैं, सेना में अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं है? तब कम से कम आप गर्व से बोलोगे अहीर रेजिमेंट की मांग को हम लोगों ने उठाया था, उसके बाद ही अहीर रेजिमेंट का गठन हुआ है। ये आप लोगों को अपने समाज का सबसे बड़ा योगदान होगा अहीर रेजिमेंट की स्थापना। और 18 नवंबर को हम जंतर मंतर में रहेंगे, वो खत्म नहीं होगी, वो कंटिन्यू रहेगी जब तक अहीर रेजिमेंट नहीं बनेगी। और आप ये मत सोचिए कि पिछले 3 साल से मैं मेरी पत्नी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं सिर्फ अहीर रेजिमेंट के लिए, कोई एहसान नहीं कर रहे, अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी चीज पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तन मन धन से इस मुहिम के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। सिर्फ जय यादव, जय माधव, भारत माता की जय से ही रेजिमेंट नहीं बनेगी। आप समझिए इस बात को।
इस कलश यात्रा के माध्यम से और जो 29 अक्टूबर को पूरे देश में जो हमने पवित्र माटी को सभी प्रदेशों को दिया था, उसके बाद से जितने राजनीतिक दल हैं सबकी आंखें कान खुले हुए हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार किसकी है, किस पार्टी की है। ये अहीर रेजिमेंट का मुद्दा किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। किसी भी संगठन में हर राजनीतिक विचारधारा के लोग होते हैं और उसमें होना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब अहीर रेजिमेंट की बात आती है तो हमको अपना राजनीतिक चश्मा उतार के हमको अहीर रेजिमेंट और समाज का चश्मा पहनना पड़ेगा, तब हमको इस पवित्र माटी में लिप्त लहू के कण आपको स्पष्ट नजर आएंगे। दुख यह होता है कि हम कुछ चंद नेताओं के क्या कहते हैं उसको मिसलीड करने के जो उनके वक्तव्य हैं उनको सुन के हम भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग कह रहे हैं अहीर रेजिमेंट जातिवाद का मुद्दा है। क्या आपने आज हमारे पास डोगरा रेजिमेंट है, कुमाऊं है, पंजाब है, सिख है, राजपूत है, राजपूताना राइफल है, पंजाब है, गोरखा है, असम है, मद्रास है, मराठा है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी भी रेजिमेंट में कोई जाति बात का मुद्दा है? कभी नहीं। वो हमको भ्रमित कर रहे हैं, देश के नागरिकों को भ्रमित कर रहे हैं। जिस प्रकार आज अहीर जवान दूसरी रेजिमेंट में सेवारत हैं, उसी तरीके से अहीर रेजिमेंट बनने के बाद अहीरों के अलावा दूसरी जाति और समाज के युवा भी अहीर रेजिमेंट में आएंगे। और भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा हथियार है वो अनेकता में एकता है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पे एक ही परिसर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च होते हैं। जब मंदिर के पंडित जी छुट्टी चले गए तो गुरुद्वारा साहब के ज्ञानी जी आके वहां पे ओम जय जगदीश हरि करते हैं। जब अपने मस्जिद से मौलवी साहब छुट्टी चले गए तो मंदिर का पंडित जाके वहां पे आजान पढ़ता है। ये हमारी एकता है देश। अहीर रेजिमेंट के विषय में हमारे समाज को जानकारी बहुत कम है। मैंने लीली बहन को, गोविंद भाई को, सबको आज से करीब 3 या 4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, 26 मिनट का है। उसमें पूरे अहीर रेजिमेंट के इतिहास का एक एक तथ्य है। क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी आप उस मुहिम की महत्ता को, उसकी इंपॉर्टेंस को आप नहीं समझ पाओगे। और मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप उस वीडियो को देखिए। उससे प्रदीप यादव को कोई मेडल नहीं मिलने वाला, लेकिन आपके घर के युवा, आपके भाई बहन, आपके दोस्त मित्र इस बात से सहमत होंगे कि अहीरों के साथ स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद बहुत अन्याय हुआ है, जो गलत है और हमको संघर्षरत रहना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ से, जो मैंने बड़े ब्रीफ में कुछ बातें कही हैं, या आप इस कान से लेकर निकाल लोगे या इस बात को अपने धरोहर में रखोगे और ये आप प्रण लोगे अपने आप से। आप मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कुछ भी, लेकिन आप जब अपने आप से प्रॉमिस करोगे तो उस प्रॉमिस को तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। सहमत है आप लोग मेरी बात से कि असहमत है? ये मैं बड़ी ब्रीफ में बात करना चाहता था। अभी हम रात को यहाँ इस कार्यक्रम के बाद मैं मेरी पत्नी कच्छ जा रहे हैं। कल कच्छ में कार्यक्रम है, तो कच्छ से हमारा कलश किरण लेके जाएगा राजस्थान। तो हम पूरे देश में घूम रहे हैं और कोई आसान नहीं कर रहे। ये हमारा फर्ज है। और मैं सभी आपकी यादव टीम को जो अहमदाबाद की है,
मैं इसीलिए आपको धन्यवाद नहीं दे रहा हूं कि आपने कलश यात्रा को अच्छे से चलाया है। मैं आपको इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि आपने सफलतापूर्वक अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश करी और ये हमारा टास्क खत्म नहीं हुआ है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। मेरी बातें आपको समझ में आए। मैं गुजराती में बोल नहीं पाता हूँ तो इसीलिए हिंदी में बोल रहा हूँ। सब समझते होंगे कितने लोग नहीं समझते? हाथ ऊपर। मतलब सबने मेरी बात सुन ली। चलिए मैं आपसे अनुमति लेता हूँ।